एक वो JF-17 की बात करें, और JF-17 के हवाले से इंटरनेशनली मैंने वीलॉग देखे हैं कि इस जहाज से बड़ा खौफ है। इस जहाज की नंबर 1 क्या कैपेबिलिटी है? हैज़ देयर बिन एक रिक्वेस्ट प्लेस की गई है? ऐसी कोई खबर है जो अब तक हम तक नहीं पहुंची, में शायद आपके इल्म में हो? और ये JF-17 की कैपेबिलिटी क्या है, किस हद तक ये मॉडर्न है और कितनी डेवस्टेशन कर सकता है? अगर देखिए, JF-17 पाकिस्तान का फख्र है और आपने 23 मार्च की परेड में इसकी कैपेबिलिटी F-16 के साथ देखी होगी। किसी भी तरह से ये F-16 से कम त्यारा नहीं है और इसकी लागत क्योंकि हमने खुद बनाया है वो F-16 से भी आधी से भी कम आती है। तो जहाँ तक पाकिस्तान का मामला है, ये हमारा फ़ख्र है और किसी किस्म की बैरूनी जारियत को ये मुंह शिकन और जिंदान शिकन जवाब देने के लिए हमारे पास है। तो उसने अपनी क्रेडिबिलिटी देखिए प्रूव की। पुलवामा में उन्होंने हमें SU-30 के साथ अटैक किया और हमारे JF-17 ने उसको हवा में उसको तबाह कर दिया। तो ये पाकिस्तान के लिए क्रेडिबल है। जहाँ तक ईरान का तल्लुक है, मैंने ऐसी कोई फॉर्मल न्यूज़ नहीं सुनी। स्पेकुलेशन ज़रूर है, लेकिन अगर वो हमसे लेते हैं या चाइना या रूस से भी लेते हैं तो उस चीज़ को लेना और चीज़ होता है, उसको मास्टर करना, उसको फुली उस पर ग्रिप हासिल करना और उसको अपने दिफाई मैकेनिज्म में इंटीग्रेट करना, उस पर टाइम लगता है। अच्छा जनरल साहब, ये जो गौरी मिसाइल का भी जिक्र हो रहा है बार बार जी की गौरी, ये गौरी कितना बड़ा है? या हमारे पास जो आर्सनल्स हैं अपने दिफा के लिए, नेचुरली हमने तो डेटरेंस के लिए बना रखे हैं, तो इनमें इनकी कैपेबिलिटी और इनकी मार कहाँ तक है? देखिए, हमने जो अपने हथियार बनाए हैं ये हमने हमारे इंडिजिनस बने हुए हैं, इन उनकी क्रेडिबिलिटी है और दुनिया जानती है कि ये इन्होंने किसी किस्म की पॉलिफ्रेशन इस पर नहीं हुई और पाकिस्तानियों ने अपनी ये काबिलियत और अपनी हिम्मत और अपनी टेक्नोलॉजी से बनाए हैं। और हमने इनकी मार ऐसी रखी है कि जो हमारे दुश्मन है, एक तो हमारा दुश्मन नेबर है हमारा इंडिया, उसका कोई भी हिस्सा हमारे मिसाइलों की हद से बाहर नहीं है। और दुनिया में अगर कोई और ऐसा ममालिक है जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बुरे अज़ाइम रखता है तो हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं। अच्छा जनरल साहब, एक इंटरनेशनल सवाल। जी मियां साहब, आप पूछिए प्लीज। जनरल साहब, इजराइल तो हमारे खिलाफ जो है वो बुरे अज़ाइम रखता है और हमारा दुश्मन भी है। अगर इजराइल ईरान पर हमलावर होता है तो उसके असरात जो हैं वो हम पर भी पड़ेंगे, हम हमसाया हैं ईरान के। तो पाकिस्तान को क्या फिर उस वक्त कैसा किरदार अदा करना चाहिए, कैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए? देखिए, हमें तो एक आप दुनिया में रहते हुए जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, OIC है मुस्लिम ममालिक की, उनके साथ मिलकर हमें चलना चाहिए। और पाकिस्तान देखिए इस वक्त दोबारा इकोनॉमिकली टेक ऑफ कर रहा है। इस वक्त सऊदी डेलीगेशन हमारे पास आया हुआ है, ये बहुत बड़ा डेलीगेशन है, इनका बहुत बड़ा मैंडेट है। और सऊदी अरेबिया के जो इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर हैं रॉयल हाइनेस, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने 2 से 7-8 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हमसे बातचीत कर रहे हैं। हमारी रेमिटेंस बढ़ रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, हमारी IT की एक्सपोर्ट स्पेशली बढ़ गई है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पॉजिटिव हैं। हमें किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिससे पाकिस्तान की इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, उन्होंने भी बयान दिया है कि हमने एक उस किस्म का जवाब ज़रूर दिया है, बट हम इस जंग को फैलाना नहीं चाहते। तो मेरा ये ख्याल है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। इजराइल एक फेस सेविंग ज़रूर करेगा और इंशाअल्लाह दुनिया किसी बड़े हादसे से दुचार नहीं होगी। अच्छा जनरल साहब, एक और भी बात आ रही है कि नेटो के ममालिक में इजराइल के और नेतन्याहू के इशू पे अंदर बड़ी चश्मक और बड़ी अंदर लहदे हो रही है, बड़ी बहस हो रही है, क्योंकि नेतन्याहू साहब भी इलेक्ट्रल मौत बन सकते हैं किसी भी यूरोपीय मुल्क के लिए। तो इस हवाले से क्या खबरें हैं? क्या ये अलायंस इस इशू पे इंटैक्ट रह सकेगा? मैंने जी इसमें इजराइल के अंदर से मैंने खबरें ये सुनी है और पढ़ी है मैंने मीडिया के ऊपर कि बड़ी सख्त क्रिटिसिज्म है उनके ऊपर कि एक तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे फेल हो गई जब उन पे 7 अक्टूबर को अटैक हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए इस जंग को बहुत बढ़ाया है और इजरायली ये सोच रहे हैं कि इन्होंने नेतन्याहू की पॉलिसी की वजह से पूरा इजराइल ने जितने भी उसके दुश्मन हो सकते थे मुमकिन सबको अपना दुश्मन बना लिया है। तो मेरा अपना ख्याल में अगर नेतन्याहू साहब को हटा दिया जाए तो एक बेटर सेंस विल प्रिवेल और पूरी जो इस किस्म के खतरात मंडला रहे हैं स्पेशली मिडिल ईस्ट और दुनिया में, वो बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन सर और बड़ी खबर आई है, इजराइल है वो जिस तरह जारहियत करता फिर रहा है, जनरल साहब, जिस तरह इजराइल जारहियत करता फिर रहा है, पहले उसने गजा तबाह किया, अब लबनान की तरफ बढ़ रहा है,
अमेरिका कब तक उसकी मदद करेगा सर? और क्या आप देख रहे हैं कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड है, अगर इसका मालियाती नाकाबंदी कर दी जाए इसराइल की, तो इसराइल को लगाम डाली जा सकती है? और आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इसराइल का सर? देखिए, वो जब तक उनको अमेरिका की सपोर्ट है, इसराइल जो है इसी तरीके से लोगों को आके दिखाता रहेगा और अपनी वो जो है एग्रेसिव डिजाइन को जारी रख सकता है। अगर आज उसकी अमेरिका सपोर्ट खत्म कर दे तो इसराइल अपनी जो है इस किस्म की अज़ाइम को बिल्कुल उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो मेरा ख्याल है अमेरिकन अवाम से भी, स्पेशली वहाँ इलेक्शंस हैं, इसलिए वो थोड़ा सा इसमें वो जरा उसको तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है वो इसराइल को समझा रहे होंगे कि आप ठीक है अटैक कर सकते हैं, बट इस तरह तक ना करें कि स्पेशली मिडल ईस्ट, स्टेट ऑफ हॉर्मस और दुनिया किसी बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में चली जाए। जल साहब जरा हमसाये की तरफ आते हैं। एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रल शिकस्त हुई है मोदी को मकबूजा कश्मीर में 26 या 29 सीटें ली हैं उन्होंने और उधर 46 या इतनी हैं, बहुत बड़ा फ़र्क है। और उनका इलेक्ट्रल वादा भी ये था कि 370 और जो दीगर स्टेटस जो हैं वो जो स्क्रैप किए थे मोदी ने वो उनको बहाल कर देंगे। तो क्या ये हो पाएगा और आपको लगता है कि दोबारा से कश्मीरियों को वो अपना आइन में जो उनकी हैसियत थी बहाल हो सकेगी इंडिया में? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बड़ा क्लियर वादा किया था और राहुल गांधी की मैंने खुद स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अगर वो जीत जाती है और हमारी पार्टी के साथ उनका अलायंस है तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि आर्टिकल 370 और 35A को हम एबॉलिश कर देंगे और दोबारा उसकी ओरिजिनल हालत में उसको ले आएंगे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत चुकी है और देखिए ये जीती कैसे है। अब उन्होंने सारे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है और इससे पहले कश्मीर में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती रही है और इस दफ़ा इन्होंने वहाँ जो होता है पर्ची सिस्टम के तहत और ये जो वोटर स्लिप होती है उसके तहत इलेक्शन करवाए थे। जम्मू की सीटें बढ़ाई थी और वैली की सीटें कम की थी, लेकिन लोगों का इतनी ज़्यादा नफरत थी मोदी के खिलाफ कि उन्होंने ओवरवेलमिंगली नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए। और अब ये देखना होगा, मेरी अपने ख्याल है कि बहुत बड़ा प्रेशर होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जीती है उनको चाहिए कि वो ने कहें कि इसको आर्टिकल 370 और 35A को इसकी ओरिजिनल हालत में लाया जाए। जल साहब एक बड़ा अहम सवाल, एक तो इंडियन के मीडिया पे हमें ज़्यादा इन्हिसार नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अजीब दे आर रेट मॉन्गरिंग। एक वो JF-17 की बात करें और JF-17 के हवाले से इंटरनेशनली मैंने वीलॉग देखे हैं कि इस जहाज़ से बड़ा खौफ है। इस जहाज़ की नंबर 1 क्या कैपेबिलिटी है? हैज़ देयर बिन एक रिक्वेस्ट प्लेस की गई है? ऐसी कोई खबर है जो अब तक हम तक नहीं पहुंची, में शायद आपके इल्म में हो। और ये JF-17 की कैपेबिलिटी क्या है, किस हद तक ये मॉडर्न है और कितनी डेवस्टेशन कर सकता है? अगर देखिए, JF-17 पाकिस्तान का फख्र है और आपने 23 मार्च की परेड में इसकी कैपेबिलिटी F-16 के साथ देखी होगी। किसी भी तरह से ये F-16 से कम त्यारा नहीं है और इसकी लागत क्योंकि हमने खुद बनाया है वो F-16 से भी आधी से भी कम आती है।